चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे इस चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं और उसकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लेकर आया हूँ आज आपके लिए, और आपका स्वागत है हमारे इस क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर में। तो आप सबसे पहले तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपके पास है उसे खोल के बैठ जाइए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें से किस पदार्थ को लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे उसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए हमारा दे रखा है कांच, बी दे रखा है हमारा मिट्टी, सी दे रखा है हमारा प्लास्टिक और डी दे रखा है हमारा पानी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार फिर से। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेंस क्या होता है भाई, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि लेंस ऐसे माध्यम होता है जो पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें से लाइट गुजर जाए। तो इसमें से किसमें से लाइट गुजर जाएगी? कांच में से तो भाई ऑलरेडी गुजरेगी, प्लास्टिक में से भी गुजरेगी और पानी में से भी गुजरेगी। तो इसमें से मिट्टी में से लाइट नहीं जा सकती, तो हम इसे लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही है हमारा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी अवतल दर्पण के लिए हमें अब प्रतिबिंब कब हमें सीधा प्राप्त होगा। आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये उसी स्थिति में लिया गया है जो मैंने अवतल दर्पण की आपको 6 स्थितियाँ बताई थी। उसमें से जो सबसे स्पेशल स्थिति कौन सी थी कि जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिलता था, हमें दर्पण के पीछे सीधा मिलता था, आभासी मिलता था। तो यही कह रहा है कि ऐसे कौन से उसमें जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिले, तो ऐसे में कौन सा होता है जब यह हमारा फोकस, यह हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। और ये मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर हमें कैसा प्रतिबिंब मिला था? सीधा प्रतिबिंब मिला था। ये मैंने एक बार आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है वो है आप में कि हमें कहाँ मिलेगा, हमारी वस्तु कहाँ है। ये है हमारा ध्रुव और ये हमारा फोकस। तो हमारी ऑप्शन होगा ये, जो हमारा आंसर है वो क्या है कि F व P के बीच में, F व P के बीच में मिलेगा हमारा वस्तु कहाँ पे होना चाहिए। हमारा प्रतिबिंब तो मिल रहा है हमें दर्पण के पीछे, आभासी हम सीधा, और हमारी वस्तु कहाँ होनी चाहिए? फोकस व ध्रुव के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि जो बच्चों को आता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको आती होगी सारी स्थितियां, आप सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, स्थितियां आपको आती होंगी, लेकिन आप उस पर अप्रूव नहीं कर पाते, आप उस पर लगा नहीं पाते। उसका तरीका ये होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की। देखिए, जैसे इसमें पूछा था कि हमारी वस्तु कहाँ पर रहेगी। अब अगला क्वेश्चन है जो उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हमारी वस्तु हमें पता है, लेकिन ये बताना है कि वस्तु आखिर कहाँ पे है। हमारे प्रतिबिंब अगली बार पूछ रहा था कि प्रतिबिंब किस प्रकार सीधा आभासी बनेगा। इस बार पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पे हम रखेंगे। तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने हमें पता है कि हमें हमारी वस्तु कहाँ रहेगी। उत्तल लेंस के सामने हमारी वस्तु रहेगी 2F पर। जब भी हमारी वस्तु, आपको 6 स्थिति में पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हमारी वस्तु कहाँ पर रहेगी, 2F पर रहेगी। ठीक है, यानी फोकस की दुगनी स्थिति पर रहेगी। तो हमें प्रतिबिंब सीधा और समान साइज, मतलब जितनी बड़ी यहाँ पर हमारी वस्तु रखेंगे, जितनी हमारी आई होगी, यानी कि जितनी हमारी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही हमारी इमेज यानी प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन अच्छा है, नया है और कंसेप्चुअल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें उत्तल और अवतल दर्पण की 2 फोकस दूरियां दे रखी हैं। 2 फोकस दूरियां हैं, एक लेंस है, एक गोलीय दर्पण है। यानी हमें फोकस दूरी दे रखी है -15 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी। अब ये कह रहा है कि ये बताइए जो हमारी दोनों फोकस है, ये फोकस जो दूरी है, दोनों लेंस है एक और एक क्या है, दर्पण है, उनकी जो फोकस दूरी किससे है, तो ये क्या हो सकता है संभवतः जो हमारा लेंस है या दर्पण है, ये कौन सा लेंस और कौन सा दर्पण हो सकता है। तो आपको याद होगा जब मैंने चिन्ह परिपाटी का लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारी अवतल दर्पण का लेंस होता है, या अवतल दर्पण हो या हो अवतल लेंस, उनकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस
ये दोनों क्या होंगे, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होंगे, जिनकी फोकस दूरियां क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप नोट भी कर रहे होंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमसे किस किस प्रकार से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, ऐसा कौन सा दर्पण है कि जो समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा समतल दर्पण, जो जितनी दूरी पे आप खड़े रहेंगे उस साइज का बनाएगा, और एक हो गया उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समान और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दो समतल, एक तो समतल हो गया व उत्तल। ठीक है, ये दोनों दर्पण होंगे आपके, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होगा जो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, लगातार ये ऑप्शन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा चूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए है हमारा, ऑप्शन ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक है, बी दे रखा है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। सी ऑप्शन है हमारा 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, और डी है हमारा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें से कह रहा है कि अगर आपको डिक्शनरी पढ़ना है तो आप कौन सा चश्मा यूज़ करें, मतलब चश्मे में लेंस लगता है, तो ये बता रहा है इसमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे जो आपके लिए सही हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए, एक 50 सेंटीमीटर का, आप सबसे पहले क्वेश्चन के अप्रूव को पढ़िए, उत्तल लेंस हम लगाएंगे। क्यों, मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वो कैसा दिखाएगा, वो सही इमेज दिखाएगा। तो हमारा ये उत्तल लेंस तो होगा, लेकिन हमें दो उत्तल लेंस दे रखे हैं, एक 50 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का। अब आप जानिए कि ये और ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन में, ये और ये हो सकते हैं। अब जानिए कि 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि P = 1/f, याद कीजिए आप, P = 1/f। ये क्या है, ये है हमारी क्षमता, और ये क्या है, फोकस दूरी। यानी मैंने बताया था कि क्षमता अधिक होगी अगर फोकस दूरी कम होगी, तो हम यहीं पे यूज़ करेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरियां दे रखी है, ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है भाई, फोकस दूरी जितनी कम होगी हमारी क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोकस दूरी कितनी कम है और इसलिए हमारी क्षमता अधिक होगी, और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आया मैंने किस तरह से बताया कि भाई अगर हमें क्षमता ज़्यादा चाहिए तो ये हमें ज़्यादा पावर रहे अगर चश्मे में, तो ये हमें सही दिखेगा। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी और उत्तल लेंस तो भाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सारे ऑप्शन हो गए। अब आए रहा है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, थोड़ा कॉपी पेन चलाइए आप भी मेरे साथ साथ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या है, पढ़िए आप, इसे ट्राई कीजिए एक बार, आप भी पढ़िए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग कर हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और किरण आरेख भी खींचना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ इसकी किरण आरेख भी खींचना है, तो मैं किरण आरेख यहाँ पर खींच देता हूँ। मतलब इस ऑप्शन में आपको ज्योमेट्रिकल तरीके से बताना है इस क्वेश्चन को। और ये एक सिंपल, एक जो मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बताई थी अवतल दर्पण की, उसी से यहाँ से पे लिया गया है। ये हमारा वक्रता केंद्र, ये है फोकस दूरी। हमें भाई सीधा प्रतिबिंब चाहिए, तो आप बताइए सीधा कब मिलता है हमें, ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है तो हमें स्थिति कहाँ पे मिलेगी भाई, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होती है जब हमें क्या, सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और हमारी वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी वस्तु स्थित होनी चाहिए यहाँ पर। अब जब होगी हमारी वस्तु स्थिति यहाँ पर, तो हम लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और जब हम लेके जाएंगे ध्रुव से, तो उसी एंगल पे चली जाएगी जिस एंगल से आएगी। और फिर हम इसे, क्योंकि ये वास्तविक में तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम इसे आभासी रूप से दर्पण के पीछे मिलाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। ये कैसा मिलेगा भाई, जैसी यहाँ पर स्थिति थी ए बी, वैसे ही हमें कैसा मिला, सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है। और हमसे यही कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें सीधा प्रतिबिंब बनने की एक किरण आरेख खींचकर बताइए। तो मैंने आपको बता दिया है और एक बार दोबारा रिवाइज भी कर दिया है, जो मैं एक बार कंडीशन आपको बता चुका हूँ जब मैंने सारे स्थितियाँ बताई थी आपको, सारी स्थितियाँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न स्थितियां दे रखी हैं आपको, इसमें से ये बताना है कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहला आपको दे रखा होगा कार के जो अग्र पक्ष होता है, मतलब कि जो आगे का शीशा होता है, उसमें हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो अग्रदीप होता है हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट होती है ना भाई, तो हम उसमें किस चीज़ कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, किस प्रकार का उपयोग करते हैं भाई बताइए। सबसे पहले आप ये जानिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अवतल दर्पण में बताया था कि अवतल दर्पण अभिसरित करता है, मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, और उत्तल दर्पण क्या करता था, फैला देता था किरणों को। बताया था मैंने, अभिसारित और अपसारित करता था, दो अलग अलग डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट करते थे। उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि क्या क्या कह रहा है कि अग्रदीप में क्या होता है हेडलाइट में, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। मैं बता दूँ, अवतल दर्पण का हम यूज़ करेंगे भाई। अब ये पूछ रहा है, ये भी बताइए कि क्यों करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो लाइटें निकल रही हो क्या हो, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ताकि एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। और अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है अभिसारी यानी अभिसरित करता है, इसलिए इसमें अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जो होता है जो बगल में लगा था भाई, साइड में जो लगे होते हैं शीशे, उनके बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा होता है, साइड मिरर जिसे वो कहते हैं आप, वाहन का पश्च दृष्टि दर्पण, मतलब जिससे क्या होता है हम, जिससे हम पीछे देख पाते हैं, ऐसे दर्पण को कह रहा है। इसमें से कौन सा दर्पण यूज़ होता है, तो उसके लिए हम कौन सा भाई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों, उत्तल दर्पण इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मतलब छोटा सा ये लगाए हुए हैं लेकिन आपको वहाँ बड़ा बड़ा ट्रक जो है वो उसमें दिख रहा है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट पक्का। क्यों पक्का भाई, क्योंकि उसका अवतल दर्पण का उतना बड़ा दृष्टि क्षेत्र नहीं होता है। वो अवतल दर्पण अपने इस छोटे से आईने में वो बहुत बड़े उसको कैच नहीं कर पाएगा ट्रक को, लेकिन ये उत्तल दर्पण की क्या खासियत है, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि ये क्या करता है भाई, दृष्टि क्षेत्र इसका बड़ा है, इसलिए ये किसका उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सौर भट्टी में क्यों क्या उपयोग किया जाता है, तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी क्या होता है, सौर भट्टी होता है कि वहाँ पे क्या करते हैं, सौर यानी कि सूर्य की ऊर्जा से वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, और उसी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जब ऊष्मा आ रही है, जब वो लाइट आ रही है सूर्य से, तो वो पड़ने वाली लाइट अवतल दर्पण द्वारा किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए और फिर वहाँ से वो एनर्जी प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारी एक सीरीज़ आएगी जो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी, उसमें हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन भी होंगे जिसे आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।